विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। तो भाई भारतीय संविधान का भाग 3 कर रहे थे हम, मूल अधिकार कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने काफी कुछ बता दिया था। आर्टिकल 13 बताया मैंने, है ना। आर्टिकल 13 का सेकंड पार्ट मैंने बताया था लास्ट में जब मैंने क्लास छोड़ी थी। मैंने कहा था आर्टिकल 13 का सेकंड पार्ट कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। विधि पे ध्यान देना है आपने। किस पे ध्यान देना है? विधि पे। विधि मतलब लॉ। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो, यानी मूल अधिकारों को छीनती हो या उसको न्यून करती हो, या इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। बताया था, यानी द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part. By this part means part 3. And any law made in contravention of this clauses shall to the extent of the contravention be void. ऐसा कुछ बताया गया था। तो मैंने कल कहा था आपको कि विधि, किस पर ध्यान देना आपने? विधि। अब क्या हुआ भाई कि मूल अधिकारों में संशोधन के संबंध में पहले मैं बता देता हूं कि अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो बातें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई? संविधान के आर्टिकल 368 में बता रखा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या बता रखी है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में मतलब बोल रखा है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो कौन करेगी? संसद करेगी। संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। और साथ में इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। क्या करती हो? ध्यान देना, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हटा समझ लो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो, यानी संसद मूल अधिकारों को समाप्त करने या कम करने वाली विधि नहीं बना सकती। इसका मतलब यही तो हुआ कि संसद मूल अधिकारों को कम करने वाली और समाप्त करने वाली विधि नहीं बना सकती। ये 13(2) में लिखा हुआ। और आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसमें है? संसद में निहित है। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ? प्रश्न खड़े हुए। क्या हुए? जब एक ही किताब में दो बातें लिखी हुई है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें लिखी हुई है, तो भाई पूछना ही था कि क्या संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है या संशोधन कर सकती है या नहीं। प्रश्न क्या उठा? क्या संसद संविधान संशोधन के द्वारा यानी आर्टिकल 368 के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है या संशोधन कर सकती है या नहीं? ठीक है, तो इसका उत्तर भी किसमें भाई? आर्टिकल 13(2) में। किस शब्द में? जो विधि शब्द है। किसमें? विधि शब्द। लॉ शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। किस पर? ध्यान से सुनना, वरना सबसे कठिन पार्ट चल रहा है ये। क्या है? आगे आसान है। मूल अधिकार जब हम पढ़ेंगे वो बहुत आसान है। अगर ये समझ में आ गया तो आपकी समझ में आ जाएगा कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जब टकराव होता है तो क्या होता है। फिर आपने ये भी देखना कौन जीतता है, 50-50 रहता है या क्या रहता है ना। ठीक है जी। तो भाई आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि आती है तो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं होगी, और यदि नहीं आती है तो होगी। अगली लाइन में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द, जो लॉ शब्द बोला है इन्होंने, अगर विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि आती है तो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, और अगर नहीं आती है तो होगी। इस लाइन को अगर आप समझ गए तो आगे की बातें समझ में आएंगी आपके। क्या ये बात समझ में आ गई या एक बार और पढ़ूं? एक बार और बता देता हूं, फिर बता देता हूं।
फ्लैशबैक, फिर दोबारा वापस चलते हैं। आर्टिकल 368 में कह रखा कि संविधान संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। और आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो, न्यून करती हो, छीनती हो। भाई एक ही किताब में दो कंट्रोवर्शियल चीज नहीं आ गई। एक तरफ कह रखा कि 13(2) में धमकी दे रखी कि भैया राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। अब राज्य के अंदर मैंने कहा आपको संसद भी आती है, भारत सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है, विधानमंडल भी आता है। तो मैं फिलहाल संसद को लेके चल रहा हूं। संसद किस में आ गया? राज्य के अंदर आ गया। कि आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। और आर्टिकल 13(2) में धमकी दे रखी कि राज्य यानी संसद, अगर मैं एक पार्ट लेता हूं, संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को क्या करती हो? कम करती हो, छीनती हो, न्यून करती हो। इतना समझ में आ गया। अब मैंने कहा प्रश्न ये उठा कि क्या संसद संविधान संशोधन द्वारा यानी आर्टिकल 368 के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है क्या? क्या कम कर सकती है क्या? क्या संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? भाई प्रश्न तो उठना ही था ना। नहीं आया समझ में? वो धमकी जो है, धमकी मतलब वैसे धमकी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि मूल अधिकारों का एक तरह से संरक्षण किया कि उन्होंने संविधानवेताओं ने कि भाई इसे कम नहीं किया जा सकता। और आगे जाके 368 में ऐसा लिखा हो तो प्रश्न तो खड़ा होना ही था ना कि भाई 368 का प्रयोग करके हम जो ये 13(2) में लिखा हुआ है इसको हम माने का ना माने। तो ये बोला गया कि इसमें जो शब्द लिखा हो ना विधि, लॉ, उस पर निर्भर करता है कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर विधि जो 13(2) में विधि शब्द लिखा हुआ है, अगर संविधान संशोधन विधि आती है उसके अंतर्गत, मतलब अगर विधि का मतलब संविधान संशोधन विधि भी है, तो भाई संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। और अगर विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है, अगर विधि शब्द के अर्थ में अगर नहीं आती है, तो फिर तब क्या कर सकती संसद? मूल अधिकारों को कम कर सकती है, न्यून कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। इतना समझ में आ गया। अब ये केसेस से पता चलेगा आपको। अब केस होंगे, इसके बाद क्या होंगे? केस आएंगे। तो पहले एक लाइन बता देता हूं कि आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द का अर्थ एक लंबे समय तक विवाद का विषय बना रहा। अब वो विवाद कैसे हुआ? सबसे पहले थे एक शंकरी प्रसाद। कौन थे? तो जो वाद होते हैं ना, जो कोर्ट में जब वाद जाते हैं तो उनका नाम, जैसे जिस व्यक्ति ने पूछा होगा उसका नाम आता है और साथ में जिससे पूछा होगा उसका नाम आता है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। क्या आया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला आया। और इस वाद में सर्वप्रथम ये बोला गया कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को, प्रथम संविधान संशोधन 1951 को, और पहले समझ लो कि 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन है वो क्यों लाया गया था? वो इसलिए लाया गया था, देश आजाद हुआ ना, तो एक तो थे जमींदार बहुत अमीर जिनके पास अथाह भूमि थी, और एक थे गरीब लोग, किसान, जो कि सदियों से खेती कर रहे थे लेकिन भूमि पर उनका अधिकार नहीं था। तो आपको पता होगा कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी और लैंड रिफॉर्म जैसी चीजें लाई गई। क्या लाई गई? एबोलिशन ऑफ जमींदारी और लैंड रिफॉर्म जैसी चीजें लाई गई। अब क्या हुआ कि माना मैंने ये बोल दिया कि भाई सीलिंग, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। अब आपके पास है 500 बीघा जमीन या 500 एकड़ जमीन, और मैंने एक हदबंदी कर दी कि आप इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। तो इसका मतलब आप उस हदबंदी के अंदर जो सरकार ने तय किया है कि अगर वो उपजाऊ भूमि है तो इतने हेक्टेयर रख सकते हैं, बंजर भूमि है तो ज्यादा हेक्टेयर रख सकते हैं, चलो ये हो गया। बाकी जमीन आपको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी ना। तो क्या आप छोड़ोगे? आपको तो टिहरी के राजा ने पूरा ऋषिकेश दे रखा है, माना एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और उस पर आप क्या कर रहे हो? पूरा अधिकार आपका है, और सरकार ने नियम बना दिया भाई इस इतने हेक्टेयर से ज्यादा आप क्या नहीं रख सकते? भूमि नहीं रख सकते। और जो भूमि आप छोड़ोगे वो किसानों में बांटी जाएगी और किसान के नाम पर की जाएगी। ये समझ में आ गया इतना? अब ठीक है, माना सरकार ने एक कानून बनाया और क्या कर दिया? किसान को भूमि दे दी। तो भाई जमींदार के पास संपत्ति का अधिकार भी तो है, राइट टू प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अब उस राइट टू प्रॉपर्टी को लेके जब वो जमींदार एक अच्छा खासा पैसा देकर वकील कराएगा और कोर्ट में जब बहस चलेगी, जिरह होगी, तो क्या होगा ये बताओ? जमींदार जीतेगा, क्योंकि उसके पास राइट टू प्रॉपर्टी है।
आप जानते हो राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 द्वारा हटा क्या मतलब 300A में रखा, उसको लीगल राइट बनाया। तो भाई इस कानून को लेकर जीत किसकी होनी थी? जमींदारों की होनी थी। तो सरकार भी चालाक थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में संशोधन कर दिया और एक नवी अनुसूची बनाई गई। क्या बनाई गई? नवी अनुसूची बनाई गई। नवी अनुसूची को बोला गया कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया और उसको नवी अनुसूची में रख दिया तो वो नॉन जस्टिसेबल हो जाएगा, न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। समझ में आ गया? अब सरकार ने क्या किया कि भू सुधार कानून बनाए। क्या बनाए? भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए और उसको नवी अनुसूची में रख दिया। अब बोल दिया हदबंदी मतलब बोल दिया भाई इतनी जमीन रख सकता है कोई एक व्यक्ति और बाकी जमीन उसको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। और जो किसान खेती कर रहा है उसके नाम पर क्या होगी? वो जमीन होगी। बात भी सही थी कि नहीं थी? ठीक है जी। तो अब अगर माना जमींदार बड़ा सा बड़ा वकील करा दे और क्या करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे और न्यायालय में जाए, तो क्योंकि अनुसूची 9 में है वो विषय, तो उसमें तो लिखा हुआ कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, तो अब वो जमींदार कहां नहीं जा सकता? न्यायालय में नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी तो न्यायालय उस फाइल को क्या नहीं करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिख दिया गया न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब मैं बोल रहा हूं कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, कई बार इतने से ही काम चल जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से क्या किया भाई? नवी अनुसूची जोड़ी, क्योंकि 8 अनुसूचियां थी संविधान में, स्केड्यूल बोलते हैं उसको। और नवी अनुसूची का मतलब क्या था? तो नवी अनुसूची का मतलब यही था कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया और उसको नवी अनुसूची के अंदर रख दिया तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहेगा। इतना समझ में आ गया? तो इसको शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ने पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को, जिसके द्वारा भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था। क्या किया गया था? ये लाइन भी याद रखना कि पहला संविधान संशोधन क्यों किया संसद ने? आंसर, भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के लिए। किसके लिए? एक एक लाइन पर ध्यान देते हुए चलो, तब जाके यूपीएससी एस्पिरेंट बन पाओगे। ठीक है? तो भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के लिए इस आधार पर चुनौती दी कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। बिल्कुल सही का, बात भी सही थी कि भाई संपत्ति का अधिकार था ना, आर्टिकल 19(1)(f) में था, आर्टिकल 31 में था। आप किसी को किसी की संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते थे। संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार था। आपने ऐसे कैसे उसकी बाप दादाओं की जमीन को क्या कर दिया? उस पर हदबंदी लगाकर या हदें तय करके आपने बोला बाकी जमीन छोड़ भाई, किसानों को दे रहे हैं हम। ऐसे कैसे कर सकते हो संपत्ति के अधिकार रहते हुए? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, कितना चालाक दिमाग रहा होगा। उन्होंने कहा भैया ये क्या भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है कि कौन? पहला संविधान संशोधन अनुसूची 9। ठीक है? अब वादियों का तर्क था, वादी और प्रतिवादी होते हैं कोर्ट में, है ना? तो वादियों का तर्क था, वादियां ये हसीन वादियां नहीं, वादी और प्रतिवादी होते हैं। एक जो केस करता है, एक जिस पर केस होता है ना? तो वादियों का तर्क था भाई कि संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आती है। क्या बोला उन्होंने? संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आती है। अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का मस्तिष्क देखिए, जो उस समय जजेस बैठे होंगे उनका दिमाग देखिए। उन्होंने क्या करा कि उच्चतम न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भाई भलाई के लिए था, किसानों में बांटना था, अच्छी चीज थी ये, वरना फ्रांस बन जाता। क्या होता कि या तो 2 ही तरह के लोग होते, तो गरीब लोग होते खेती करने वाले, या बहुत अमीर लोग होते जमींदार लोग, जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे, अंग्रेजों के जो दोस्त थे, है ना, राजाओं के जो क्या थे, मित्र थे। तो ये बोला गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा, अस्वीकार कर दिया उनके, किसको? जो वादी थे उनके इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 में
ध्यान देना, आर्टिकल 368 में मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, जबकि आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल सामान्य विधायी शक्ति, अब आपने जो ध्यान देना ना, केवल सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई विधि आती है, संविधायी शक्ति के प्रयोग में किए गए संविधान संशोधन विधि नहीं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ लगेगी समझने में, मतलब आम भाषा में बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13(2) में जो विधि शब्द है ना, इसका मतलब है सामान्य विधायी शक्ति। संसद की क्या सामान्य विधायी शक्ति है, इसका मतलब संविधान संशोधन विधि नहीं है। क्या नहीं है? और इस प्रकार से जो अनुच्छेद कह रहा हूं मैं, अनुसूची 9 है, उसको सही ठहराया किसने? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? तो भाई सरकार भी यही चाह रही थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी क्या किया, यही फैसला दिया। और कैसे दिया? सीधे बोला कि आर्टिकल 13(2) में जो वो विधि शब्द बोल रखा ना कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो उस विधि को एक्सप्लेन किया कि ये विधि जो है इसका मतलब होता है सामान्य विधायी शक्ति, संसद की सामान्य विधायी शक्ति। इस विधि के अंतर्गत वो संविधान संशोधन विधि नहीं आती है। क्या नहीं आती है? इसलिए जो चल रहा है वो ठीक है, बढ़िया, सरकार भी खुश, सब खुश। फिर आया भाई सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965 का मामला आया। कौन आया? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965 का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। इस वाद में मूल अधिकारों में संशोधन का प्रश्न पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया कि भैया आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद की नहीं कर सकती। तो फिर क्या हुआ? इसमें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई थी। किसको? 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी किसने? सज्जन सिंह ने। ठीक है, न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पुष्ट किया और कहा कि यदि संविधान निर्माता गण मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते तो निश्चित ही उन्होंने इस बारे में संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध किया होता। उन्होंने क्या बात डाल दी? उन्होंने कहा अगर संविधान वेता अगर चाहते मूल अधिकारों में संशोधन क्या, तो क्या करते? वो कोई स्पष्ट उपबंध करते। ठीक है, मामला बढ़िया, सरकार भी खुश और कौन? सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बोल दिया। अब समस्या आएगी गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। किसमें? गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ बैठी। कितने? 11 जजेस बैठे। ध्यान रखना कि जब कोई पीठ बैठती है किसी संवैधानिक मामले को सुलझाने के लिए, तो कम से कम 5 न्यायाधीश बैठते हैं। पहली बार में 5 बैठे होंगे, दूसरी बार में फिर 7 बैठने पड़ते हैं। कितने बिठाने पड़ते हैं? फिर अगली बार में 9 बिठाने पड़ते हैं, अगली बार में 2-2 करके बढ़ते हैं। अगर वो मामला आगे बार बार पूछा जा रहा है तो क्या क्या करते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। इस बार 11 बैठे। कितने? 11 जजेस बैठे, जूरी बैठी। न्यायाधीश श्री सुब्बा राव, जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? श्री सुब्बा राव थे। 6:5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के विनिश्चय को पलट दिया गया। क्या कर दिया गया? पलट दिया गया भाई। क्या किया गया? अब क्या बोला कि आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जहां बोला नहीं है तो समझ लो अब टकराव हो गया किसके बीच में? विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। किसके बीच में? अभी तक तो सही चल रहा था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा? क्या कहा? है। ठीक है, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ के मामले में क्या कहा? है। मतलब अगर आसान याद करना है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य नहीं है। क्या नहीं है? आर्टिकल 368 के तहत संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान अगर इधर उधर गया सब निकल जाएगा हाथ से, इसलिए ध्यान रखो। ठीक है, अब क्या हुआ? बोला कि आर्टिकल 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। देखो ना कितनी बारीक चीज पकड़ी उन्होंने। क्या पकड़ी? उच्चतम न्यायालय ने कितनी बारीक चीज पकड़ी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है भाई साहब, शक्ति का प्रावधान नहीं है।
क्या नहीं है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। और वास्तव में जब संविधान बना था तो आर्टिकल 368 भाग 20 में जब हम पढ़ते थे हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या पढ़ा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने एक जगह पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोला और फिर दूसरी बार में मैंने संविधान संशोधन की शक्ति बोला। क्या बोला? क्या बोला? प्रक्रिया मैंने इसलिए बोला कि जब संविधान लागू हुआ तब वहां पर क्या था? प्रक्रिया थी। और अब अगर वर्तमान में हम देखें तो संविधान संशोधन की शक्ति भी है। ठीक। अब जब न्यायालय ने मना कर दिया कि भाई आपके आर्टिकल 368 में संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब था कितना करना है, कहां तक करना है, क्या करना है। तो संसद ने कहा भाई संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो क्या है? हमारे पास है। क्या है? तो हम क्या करते हैं कि हम संशोधन करके अभी आर्टिकल 368 में शक्ति भी डाल देते हैं। क्या दिक्कत है? नहीं आया समझ में? एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई अभी तक आर्टिकल 368 में कितनी बार संशोधन हुए? क्या आर्टिकल 368 में अभी तक कितनी बार क्या हुए? संशोधन हुए? तो 3 बार हुए हैं भाई अभी तक। एक हुआ 7वां संविधान संशोधन, एक हुआ 24वां संविधान संशोधन और एक हुआ 42वां संविधान संशोधन। ये भी ध्यान रखना आप। खुद जो आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन को क्या कर रहा है? प्रक्रिया और दे रहा है और जो बता रहा है बाद में शक्ति भी दे रहा है, तो उसमें खुद कितनी बार संशोधन हुए? तो सिर्फ 3 बार हुए। 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन और 42वां। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। अभी पहले आगे चलते हैं फिर क्या हुआ। तो जब ऐसा बोल दिया गया कि आर्टिकल 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं। संविधान संशोधन की शक्ति आर्टिकल 245, 246, 248 में निहित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है। क्या है? एक विधायी प्रक्रिया है। अतः विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां आती हैं। सभी प्रकार की क्या आती है? विधियां आती हैं, चाहे वह साधारण विधि हो, चाहे वह संविधान संशोधन विधि हो। क्या हो? चाहे तो वो साधारण विधि हो, चाहे वो संविधान संशोधन विधि हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में जब विधि को एक्सप्लेन किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था जी विधि शब्द के अंतर्गत सिर्फ सामान्य विधायी शक्ति आती है, संविधान संशोधन वाली शक्ति नहीं आती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 11 जज बैठे हुए हैं, 6 जज बोल रहे हैं क्या? क्यों? ये बोल रहे हैं कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है, और वास्तव में है, विधायी प्रक्रिया ही है। इसलिए विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां आती हैं, चाहे वो क्या हो? सामान्य विधायी प्रक्रिया हो, चाहे वो संविधान संशोधन प्रक्रिया हो। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने क्या कर दिया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में जो जजेस बैठे होंगे उनके फैसले को उलट दिया, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में जो बैठे होंगे वो क्या कर दिया? वो उलट दिया। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से फैसलों को पलटा जाता है, वो आगे बता रहा हूं मैं। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। फिर बोला उन्होंने कि अल्पमत के अनुसार, अल्पमत के अनुसार का मतलब जजों की संख्या कम थी कि उसमें जो जजेस बैठे थे उनकी संख्या क्या थी? कम थी। अल्पमत के अनुसार शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिया गया निर्णय सही था। क्या था? सही था। तथा विधि शब्द के अंतर्गत सिर्फ साधारण विधि आती है, संविधान संशोधन विधि नहीं। ऐसा भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला कि वो गलत थे जो जजेस ने क्या किया शंकरी प्रसाद बनाम, उन्होंने एक कारण बताया, एक बहाना बताया कि वो अल्पमत में थे। क्या थे? मैंने कहा नहीं 5 बैठते हैं, अगली बार 7 बैठ, इस समय तो 11 बैठे हुए। उन्होंने कहा अल्पमत में थे, इसलिए वो भी सही थे, वो गलत नहीं थे, वो भी सही थे, लेकिन क्योंकि अल्पमत में थे इसलिए वो भी सही थे। लेकिन क्या वो भी सही थे, लेकिन अब जो हम बोल रहे हैं अब वो सही है। क्या है? अब वो सही है। और साथ में बोला कि यह निर्णय भविष्य लक्षी प्रभाव, क्या यह
निर्णय भविष्य लक्षी प्रभाव, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से लागू किया गया। क्या किया? भविष्य लक्षी क्या होता है बताओ? नहीं, ये तो इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। जिस दिन जजमेंट हुआ उस दिन से लागू होगा। क्या होगा? जिस दिन जजमेंट हुआ, जैसे ही जजमेंट हुआ अब लागू होगा, इसके बाद भविष्य में लागू होगा। इस फैसले को लेकर आप पीछे के फैसले को गलत नहीं ठहरा सकते और आप वहां से लागू नहीं कर सकते उस चीज को। ये हो गया भविष्य लक्षी। भूत लक्षी होता है कि पहले से किसी चीज को क्या करना, पहले से ही मानना उस चीज को कि भाई ये वहां से वहां पर भी लागू होगा। अब क्योंकि भविष्य लक्षी है, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, वो गलत नहीं थे, लेकिन ये जो लागू होगा ये कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा, भविष्य लक्षी होगा। अतः इसके पूर्व यानी भूतकाल में किए गए संविधान संशोधन विधि मान्य ही बने रहे। क्या रहे? विधि मान्य ही बने रहे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब आए शंकराचार्य जी, कहाँ के? केरला के, है ना, केशवानंद भारती जी। कौन आए? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया वो 1973 का। पहले तो डेट याद करनी है आपने। क्या करनी है? डेट याद करनी है। अच्छा, इससे पहले ये समझा देता हूं कि जब ऐसा बोल दिया ना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव हुआ। अब जब विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव हुआ तो संसद क्या करेगी? संसद बोलेगी ठीक है, तुम बोल रहे हो कि प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है, तो भाई संविधान संशोधन तो हम ही ने करना है, अभी कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया और उन्होंने वो शक्ति डाल दी किसमें? आर्टिकल 368 में। जब आप आर्टिकल 368 को पढ़ते हो ना, बेयर एक्ट लेना, बेयर एक्ट में आर्टिकल 368 में जब आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे वहां पर कि 1 2 3 4 क ख ग घ बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको, ग, है ना? ये समझ में आया? और उसके पहले कुछ नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के संविधान संशोधन नीचे दिए हुए हैं। कहां दिए हुए? नीचे दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि एक नंबर पे लिखा हुआ 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। कब? 1971। क्योंकि भाई गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ने फैसला दे दिया, 71 में इन्होंने क्या कर दिया? 24वां संविधान संशोधन किया और शक्ति डाल दी। क्या डाल दी? शक्ति डाल दी। अब क्या शक्ति डाली इन्होंने? एक नंबर पे पढ़ो। अब उतना डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अगर उतने बेयर एक्ट में चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मैं हल्का सा बता देता हूं, अभी केशवानंद भारती में आ जाएगा। दरअसल गोलकनाथ में मामले में दिए गए निर्णय जो कठिनाई उत्पन्न हुई उसको क्या किया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया इन्होंने। अब क्या किया इन्होंने? आर्टिकल 368 में 2 नए खंड 1 और 3 को जोड़ दिया। क्या कर दिया? 1 और 3 को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? 1 और 3 को जोड़ दिया और खंड 2 को संशोधित कर दिया। खंड 2 को संशोधित कर दिया। ठीक है। केशवानंद भारती जो शंकराचार्य थे, उन्होंने 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी। किसको? 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी। इस मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है? क्या सीमा क्या है? मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सीकरी थे। कौन थे? सीकरी थे। इस समय उनकी अध्यक्षता में 13 न्यायाधीश बैठे। अब कितने? पिछले वाले में 11 बैठे थे, अब कितने बैठे? सबसे बड़ी पीठ आज तक यही बैठी है, 13 न्यायाधीश बैठे। मामला आया, 13 न्यायाधीश बैठे। 24 अप्रैल 1973 को सर्वसम्मति से निर्णय दिया। आर्टिकल 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, ये कहा इन्होंने। और आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं है। संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं है। गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 जैसा कि मूल रूप में था के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया दोनों निहित है। क्या है? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्यों बोल रहे हैं कि
संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों निहित हैं, क्योंकि उससे पहले 24वें संविधान संशोधन से संसद ने आर्टिकल 368 में खंड 1 और खंड 3 जोड़कर और खंड 2 में क्या करके संशोधन करके प्रक्रिया तो थी पहले से, शक्ति भी डाल दी थी। तो अब कोर्ट को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब वो जो संविधान में नया जो पार्ट था उसमें लिखा हुआ था कि शक्ति भी है प्रक्रिया भी है। इसलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 के मामले में सीकरी जो मुख्य न्यायाधीश थे और जो टोटल 13 न्यायाधीश थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि क्या कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति भी है और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया भी है। ठीक है, मान लिया उन्होंने। 24वें संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में जो विवक्षित था उसे अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं करता है, अतः विधि मान्य है। 24वें को भी क्या कर दिया उन्होंने, विधि मान्य कर दिया। किंतु न्यायालय ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि यद्यपि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति क्या है, व्यापक है। क्या है, व्यापक शक्ति है, किंतु वह असीमित नहीं है। क्योंकि जब 24वां संविधान संशोधन किया ना इन्होंने, संसद वालों ने, तो इन्होंने लिखा कि हमें व्यापक शक्ति प्राप्त है। कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है आपको शक्ति है, व्यापक नहीं, मतलब आपको व्यापक शक्ति है लेकिन असीमित नहीं है। क्या नहीं है, असीमित नहीं है। और वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिसमें संविधान के मूल तत्व या उसके आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। एक ऐसा शब्द फेंका किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि संसद के भी गले की क्या बन गया, हड्डी बन गया। कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर। ये समझ में आया आपके मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आपकी समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आया समझ में नहीं आया। एक बार मैं क्या करता हूं, आपको 24वें संविधान संशोधन बता देता हूं कि उसमें क्या क्या किया, तब शायद आपकी समझ में आएगा कि 13 जजेस की जो पीठ थी उन्होंने ऐसा क्यों बोला। दरअसल 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, पहले ये याद करना 71 में हुआ। क्या हुआ कि उपखंड 1 और 3 को जोड़ दिया गया और उपखंड जो आपका 2 है उसमें क्या किया, संशोधन किया गया। इस संशोधन के पूर्व वर्तमान उपखंड 2 ही मूल अनुच्छेद आर्टिकल 368 था। पहले जो आर्टिकल 368 की असली चीज थी ना, वो उपखंड 2 में थी। खाली किस में थी भाई, खंड और उपखंड तो पता है ना आपको, खंड 1, खंड 2, खंड 3। उपखंड क्या होते हैं, उसके भी सब डिवीजन जब हम करते हैं उपखंड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उपखंड 1 के तहत यह प्रावधान किया 24वें संविधान संशोधन से कि संसद को अपनी संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, इन शब्दों को याद करना आपने, परिवर्धन बोलते हैं एडिशन। संसद ने कहा हमारी मर्जी है, हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, इसमें परिवर्धन कर सकते हैं। दूसरा शब्द बोला परिवर्तन, जिसको बोलते हैं वेरिएशन। दूसरे को क्या बोलते हैं, संसद ने कहा हमारी मर्जी, हम कुछ भी वेरिएशन ला सकते हैं इसमें। तीसरा कहा निरसन, रिपील। ये 3 शब्द याद रखना। 24वें संविधान संशोधन के 3 शब्द क्या हैं? संसद ने कहा कि हम अपनी संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का क्या कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, निरसन कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों शक्तियां हमारी संविधान संशोधन की शक्ति मानी जाएगी। ये हो गई शक्ति। क्या हो गई? अभी तक थी प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन कैसे करना है। तो प्रक्रिया में मैं बता देता हूं 50% + 1, यही तो होता है। वोट पड़ते हैं 50%, अगर जो सरकार है और एक आदमी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हो गया संशोधन। एक होता है 2/3 बहुमत से, और एक होता है 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। 3 तरह से होती है ना संशोधन। वो हो गई प्रक्रिया, ये हो गई शक्ति। और शक्ति में 3 शब्द कौन? परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन। समझ में आ गया? ठीक है जी। गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के कारण यह प्रावधान किया गया था,
क्योंकि गोलकनाथ से परेशान हो गए थे कौन? गोलकनाथ से परेशान कौन हो गए थे? सरकार, संसद परेशान हो गई थी भाई। संसद को यह लगा कि इन्होंने तो हमारे क्या काट दिए, हाथ काट दिए। तो आर्टिकल 368 था, कर दिया उन्होंने। खंड 3 के में क्या उपबंधित किया? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 की कोई बात, किसकी? आर्टिकल 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संविधान संशोधनों को लागू नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इस आर्टिकल 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संविधान संशोधनों को लागू नहीं होगी। किस अनुच्छेद? आर्टिकल 368। उन्होंने कहा भले ही आर्टिकल 13 में धमकी दे रखी हो संविधान वेताओं ने कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, पर ये जो आर्टिकल 13 है ये आर्टिकल 368 पर नहीं लगता है कि ये खुद संशोधन करके डाल दिया इन्होंने। इतनी बड़ी बात है। समझ पा रहे हो आप कैसे चलता है काम? हाँ। फिर क्या हुआ? इसी प्रकार से उपबंध आर्टिकल 13(4) को जोड़कर भी किया गया। 13(4) भी जोड़ दिया इन्होंने। साथ में खंड 2 के तहत यह भी जोड़ा गया कि संसद द्वारा पारित विधेयक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जाता ही है, सारे विधेयक जाते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, जो उस पर अपनी अनुमति देगा। इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 24 जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1971 द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समझ पा रहे हो आप? 24वें संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा बोला गया कि अगर संसद संविधान में संशोधन करती है और वो बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए क्या है? बाध्य है। यानी उसको वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। समझ में आया? तो ये किससे किया? 24वें संविधान संशोधन। किससे? इतना समझ में आ गया होगा। यानी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा? दरअसल इसमें क्या किया इन्होंने कि एक गलत कर दिया इन्होंने, गलत चीज ये कर दी। इन्होंने कहा संसद द्वारा पारित विधेयक। क्या बोला? इसका मतलब ये हो गया कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकेगा। यानी जो वीटो पावर्स होती है ना राष्ट्रपति की, वो एक तरह से सिर्फ मेरे ख्याल से पॉकेट वीटो रह गई, उसके बाद बाकी सारी वीटो क्या कर दी? खत्म कर दी। तो बाद में फिर बोला गया भाई राष्ट्रपति पद की गरिमा क्या रह गई? फिर क्या रह गई? इसका मतलब राष्ट्रपति तो फिर कुछ है ही नहीं, राष्ट्रपति तो फिर रबड़ स्टैंप हो गया। तो फिर 42वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? बाद में 44 में से शायद, उसमें बोला गया एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? उसको वापस भेज सकता है। एक बार चेक कर लो, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। किस संविधान संशोधन से किया? लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति आज भी। क्या है? और वो 24वें संविधान संशोधन से किया गया। जरा देखो, पुनर्विचार के लिए जो वापस भेजता है वो कौन सा संविधान संशोधन है? क्या 44वां है? चवालीसवां है? तब जाके 44 में से उसकी पद की गरिमा को फिर लौटाया गया। किसकी? राष्ट्रपति की। बोला गया कि भाई आप और जो विधेयक होते हैं उनको आप पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हो, संविधान संशोधन विधेयक को फिर भी नहीं भेज सकते। समझ में आ गया? तो यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया? आंसर 24वां संविधान संशोधन। समझ में आ गया? इस प्रकार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। इसको चुनौती दी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपको संविधान संशोधन करने की शक्ति भी है आर्टिकल 368 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है, मान लिया हमने, क्योंकि आपने संविधान में लिख दिया, अब तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। साथ में बोला आप
मतलब संसद संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन असीमित नहीं है। क्या नहीं है? असीमित नहीं है। आप किसी भी संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल तत्व और उसके आधारभूत ढांचे को क्या नहीं कर सकते? नष्ट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते। संसद की इस शक्ति पर विवक्षित परिसीमाएं हैं जो स्वयं संविधान में निहित हैं। संसद को इस परिधि के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। यानी उस पर नकेल लगा दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर क्या हुआ? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के आधार पर 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को अविधि मान्य घोषित कर दिया। अब ये बाद में पढ़ेंगे हम कि 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 क्या था। ठीक है, अब फिर आया भाई, फिर क्या किया कि जब ऐसा बोल दिया इन्होंने, तो फिर 42वां संविधान संशोधन किया। किसने? संसद ने। भाई आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेके आ गया क्या? बेसिक स्ट्रक्चर। क्या आपने बोल दिया कि असीमित नहीं है, आपको ठीक है व्यापक शक्ति है लेकिन असीमित नहीं है। अब आया 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल 1976 का समय है ना। आर्टिकल 368 में खंड 4 और खंड 5 को जोड़ दिया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसको? 42वें संविधान संशोधन को। खंड 4 और खंड 5 को जोड़ा गया। इस उपखंड को केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर आरोपित संविधान के आधारभूत ढांचे की सीमा को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया। वो जो सीमा लगा दी थी ना, आधारभूत ढांचे के अंदर करना है आपने संशोधन, उस सीमा को समाप्त करने के लिए इन्होंने ये क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला गया कि संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति तथा इस संशोधन को किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार के आधार पर प्रश्नगत न किए जाने का प्रावधान करता था। इसमें दो चीजें बोली किसने? संसद ने। आर्टिकल 368 में खंड 4 जोड़ा, खंड 5 जोड़ा। अगर आप बैरक में पढ़ पाओ तो मैं अभी भी पढ़ के बता सकता हूं आपको कि खंड 4 में क्या बोला। अब इसकी तो भाई संवैधानिक भाषा है, मेरे ख्याल से आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं सार बता देता हूं सीधे सीधे। इन्होंने बोला एक कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। क्या है? असीमित शक्ति है। कोई सीमा नहीं होगी, कोई आधारभूत ढांचा नहीं होगा। जहां तक हम चाहेंगे हम वहां तक क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। दूसरा बोला कि जब हम संविधान संशोधन करेंगे, क्या करेंगे? जब हम कोई संविधान संशोधन करेंगे तो वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। न्यायालय किसके पर काट रहा? संसद के। और संसद किसके हाथ काट रही? न्यायालय के। कि क्या कर लोगे आप? हमने तो अब लिख दिया इसमें, किसमें? आर्टिकल 368 में, कि भाई जब हम संशोधन करेंगे तो वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अजीब सी विडंबना हो गई। अब क्या करेंगे? तो फिर भाई संविधान है, संविधान से चलता है सब कुछ। तो भाई पुनरावलोकन का सिद्धांत भी तो है, पुनरावलोकन की शक्ति है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा असंवैधानिक। क्या बोलेगा? आपकी शक्ति असीमित नहीं है। इसको क्या कर देगा? जो आपने असीमित शब्द का प्रयोग किया है और जो आपने ये बोला है कि किसी भी हमारे द्वारा किया गया संविधान संशोधन किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ये असंवैधानिक है। ये क्या है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैंने कहा टफ पार्ट चल रहा है, अगर शुरू से आप ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भी है। अब आया भाई मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का मामला। 42वें संविधान संशोधन ने ऐसा कह दिया। अब मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का मामला आया 1980 में, सुप्रीम कोर्ट में आया। भाई क्या हुआ था कि फिर फ्लैशबैक में जाते हैं। केशवानंद भारती के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था। उसके पश्चात संसद ने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन कर दिया। आर्टिकल 368 में 4-5 जोड़ दिया। बोल दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? अनिर्बंधित है, असीमित है, कोई बंधन नहीं होगा। ठीक है, और किसी संविधान संशोधन की विधि मान्यता को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मिनर्वा मिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर खंड 4 और खंड 5 जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में किया गया था,
को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि ये उपबंध संसद की असीमित संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करते हैं। असीमित में तो भाई कुछ भी कर देंगे, अगर असीमित संविधान संशोधन करेंगे तो फिर तो कल को यह भी संशोधन हो जाएगा कि जिसके बाल लाल रंगे हुए होंगे आगे उसकी गर्दन काट दी जाएगी। एक मैं बात की बात कर रहा हूं, तो क्या असीमित हो जाएगा? असंवैधानिक है। मैं एक एग्जांपल मजाक कर रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि माना संसद ऐसा संविधान संशोधन कर दे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, या मूल अधिकार खत्म कर दे सारे, या बोले कि अब भाई मूल अधिकार आपके कहां से कहां तक नहीं है, कहां से कहां तक भाई, अब 12 से 35 तक नहीं है, अब भाई ये 32 वाला हटा रहे, हम हृदय और आत्मा जो है इसको हटा रहे, कुछ भी कर सकती है तो, इसलिए असंवैधानिक घोषित किया गया। समझ में आया? इस वाद में न्यायालय ने संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। क्या किया? न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पुनर्अवलोकन कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई या बोली गई कोई बात या संशोधित की गई कोई बात वो संवैधानिक है या नहीं है, इसको हम तय करेंगे, क्योंकि संविधान के अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने बोलना है क्या कि इस वाद में न्यायालय ने संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, वो लगे हुए थे असीमित असीमित, कौन? संसद वाले। इन्होंने कहा नहीं, सीमित 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 शक्ति, ये आधारभूत ढांचा है। दूसरा उन्होंने कहा न्यायिक पुनरावलोकन, यानी हम अवलोकन करेंगे अगर आप कुछ भी करो, ये भी क्या है? आधारभूत ढांचा है। और ऐसे इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि संसद मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, किंतु न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है, पुनरावलोकन जिसे बोलते हैं, की जा सकती है। और यदि यह उपबंध संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है तो न्यायालय उसे अविधिमान्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? अविधिमान्य घोषित कर सकता है। अब क्या हुआ? अब सुनो भाई, जब इन्होंने केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा शब्द बोला था ना, उस समय उसकी डेफिनेशन बहुत सीमित सी थी, मतलब 2-3 लाइनें थी। ये धीरे 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 करके क्या होगा, जब जैसे जैसे मामले आते गए वैसे वैसे संविधान के मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन क्या होती गई? बढ़ती गई। तो अभी आप भाग्यशाली हो कि अभी इसमें खाली कितने पॉइंट हैं? 18 पॉइंट हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, आज से 20 साल बाद जब कोई आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पढ़ रहा होगा तो हो सकता है उसमें क्या हो, 10-18 हो सकता है 28 पॉइंट हो। कितने हो? क्योंकि जब जब मामले जाएंगे और कोर्ट को लगेगा कि ये आधारभूत ढांचा होना चाहिए तो उसको आधारभूत ढांचा क्या कर देगा? घोषित कर देगा। तो फिलहाल मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस वाद में कौन सा किस चीज को क्या किया, ढांचा घोषित किया, लेकिन मैं एक बार आधारभूत ढांचा बता देता हूं। केशवानंद भारती, पहले तो ये याद रखना कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सन बता दो मुझे जरा एक बार। 1973 के मामले में आया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। इतना समझ में आ गया? अब क्या होता है आधारभूत ढांचा? किस किस को सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा घोषित किया है? उन्होंने कहा सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की जो सर्वोच्चता है वो आधारभूत ढांचा है। गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी आधारभूत ढांचा है। इसको याद करना पड़ेगा, एज इट इज लिखा जाता है इसको मेंस में। जब आपसे पूछेगा या तो सोच के लिखना, आराम से आधा घंटा सोच के लिखना, या फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देना, नंबर बढ़िया मिलेंगे। सोच के लिखोगे तो उतना टाइम होता नहीं है। मैंने कहा आधा घंटा कहाँ मिलता है भाई? हाँ कर रहे हो कि आधा घंटा लिखेंगे? मुश्किल से थोड़ा सा टाइम होता है बड़े क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद करने वाली चीजें हैं ये, समझ धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। पहला संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा मैंने कहा गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, तीसरा शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण, चौथा संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, संविधान का सेक्युलर जिसे बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष स्वरूप, पांचवा संघात्मक शासन प्रणाली। क्या? संघात्मक शासन प्रणाली। छठा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी क्या है? मूल ढांचा है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अगला क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा,
अगला विधि का शासन, अगला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र। समझ में आ रहा है? फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अगर पूछ लेगा आपसे किस वाद में कहा, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के वाद में कहा कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन और सीमित शक्ति, जो आपकी संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है वो किसमें है, मिनर्वा मिल बनाम। तो मैं इनमें आगे चल के बताऊंगा आपको, जब पूरा मूल ढांचा पढ़ा रहा हूं किस वाद में क्या कहा है, किस वाद में कहां से आई डेफिनेशन। इतना समझ में आ गया? अभी फिलहाल मैं लिस्ट बता रहा हूं। विधि का शासन हो गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो गई, अगला मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। क्या? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। अगला संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अगला संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। इसके आगे आप अभी लिख सकते हो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का मामला। ठीक है, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। अगला संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य। अगला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला आर्टिकल 32, 136, 141, 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां 32, 136, 141, 142 क्या होते हैं वो आगे पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल खाली। और कुछ दशाओं में मूलाधिकार, कुछ दशाओं में ये संविधान के मूल ढांचे की क्या है, डेफिनेशन है। अगर हल्का हल्का बताना है, कितना हो गया समय? 51, 1 घंटा का बना देते हैं। देखो भाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में किस किस को आधारभूत ढांचा माना सुप्रीम कोर्ट ने? मैं बता देता हूं, संविधान की सर्वोच्चता। उन्होंने कहा भैया संविधान की सर्वोच्चता जो है मूल ढांचा है। दूसरा, शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का। तीसरा, संघात्मक प्रकृति, क्या? संघात्मक प्रकृति। और अगला, देश की संप्रभुता। ये 4 चीजों को एक्सप्लेन किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कि ये आधारभूत ढांचा है। कौन सी 4 चीजें? एक बार फिर बोल रहा हूं, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथकीकरण, अगला संघात्मक प्रकृति, और अगला देश की संप्रभुता। इतना समझ में आ गया? फिर एक इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला 1975 का, उसमें बोला विधि का शासन मूल ढांचा है। क्या है? विधि का शासन मूल ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन इसमें भी बोला, किसमें? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण में, न्यायिक पुनरावलोकन एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है। फिर मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, 1980 के मामले में कहा, किसमें? 1980 के मामले का मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन। एक बार क्या किया इन्होंने कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, वरीयता दे दी। क्या कर दी? 1-2 आर्टिकल के लिए दी, कोर्ट ने कहा ठीक है ओके। लेकिन एक बार क्या किया इन्होंने, सारे डीपीएसपी को सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता दे दी। कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। हम किसी को भी किसी के ऊपर क्या नहीं कर सकते, वरीयता नहीं दे सकते। मूल अधिकार अपनी जगह पे, डीपीएसपी अपनी जगह पे, दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। ये किस मामले में का? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में। फिर एसपी गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति 1982 का मामला आया, उसमें कहा भाई सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? फिर क्या आया? एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का मामला आया, एसआर बम्बई बनाम, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, 1994 का मामला है, धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। किसको? सेक्युलर वर्ल्ड को। ठीक है। फिर एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का मामला आया 1997 में, इसमें फिर दोबारा बोला गया न्यायिक पुनरावलोकन क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने कम ही बताया है, आगे चलकर मैं और डिटेल बता दूंगा इसका। फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूं। समझ में आ रहा है आपके कि क्या क्या हुआ था? है? हाँ, तो गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य नहीं, हाँ नहीं, वहीं से हुई समस्या पूरी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, हाँ। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, हाँ। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य नहीं। बस, तो यहां से गड़बड़ शुरू हो गई थी। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बेसिक स्ट्रक्चर, एक नया क्या शब्द डाल दिया, है ना। चलिए, इतना काफी।